हेलो स्टूडेंट, आप सब ठीक हैं? आप सभी को एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्पिता सिंह। आज कुछ टॉपिक्स है बायोलॉजी का जो क्लास 12 का है। ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी है और इसे सब विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। आज ये कुछ टॉपिक्स है और इस टॉपिक्स का नाम है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। इस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। आज हम इस टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कुछ पढ़ना चाहेंगे। तो आइए हम आपका टॉपिक्स रेडी कर चुके हैं और चलिए हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक्स क्या है, कोशिका विभाजन। इसका नाम है कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है। एक बॉडी के निर्माण करने में जो सक्षम होता है यानी कि कोशिका का बहुत सारा कार्य होता है जो एक बॉडी को रूप रंग देने में कार्य करता है, उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। और हम अभी भी जैसे बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसमें भी किसका भूमिका होता है? मेन सबसे बड़ा मेन कोशिका का ही भूमिका होता है। ठीक है, चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारा टॉपिक्स है और इस टॉपिक्स में हम कुछ क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि देखिए एक क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सूत्री विभाजन होता है उसके बीच किस अवस्था में जो गुणसूत्र का विभाजन होता है यानी कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। किस अवस्था में, हमारा यहाँ पे भी में आ रहा है कि किस अवस्था में जो है वो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ठीक है, देखिए इसका मेन आंसर होगा, ये जो आंसर इस लाइन में है ये आंसर है एनाफेज अवस्था में। किस अवस्था में? एनाफेज अवस्था में। तो अब आइए देखते हैं कि एनाफेज यानी कि एनाफेज वो होता है जो प्रोफेज कोशिका में, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत, जो प्रोफेज कोशिका होता है उसमें विभाजन की जो भी शुरुआत होती है वो किसमें होती है? वो एनाफेज में, एनाफेज अवस्था से ही शुरू होता है। ठीक है, वो किस अवस्था से? एनाफेज की अवस्था से ही वो शुरू होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सा है? सूत्र विभाजन की लंबी, यहाँ पे आ रहा है सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है। ठीक है, देखिए सूत्र विभाजन की लंबी स्टेज कौन सी है, यहाँ पे सबसे जो बड़ा लंबी स्टेज होता है वो होता है प्रोफेज। फिर यहाँ पे वही आंसर आ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रोफेज एनाफेज, ये जो प्रोफेज एनाफेज ये जो 1 2 3 ऐसे करके होते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी प्रक्रिया होती है वो होती है प्रोफेज की अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी एक टॉपिक है, डैश में हम लिख दिए हैं कि समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन होती है? समसूत्री की सबसे लंबी अवस्था यही एनाफेज ही होता है। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था की बात बोला जाए, और सबसे छोटी अवस्था दिया है, सबसे छोटी अवस्था की बात बोला जाए तो वहां पर कौन है? एनाफेज ही है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप सभी को समझ में आता है? अगर ये समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख करके, और नहीं समझ में आया है तो भी लिख करके आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 3 नंबर में है कि मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? ठीक है, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्र विभाजन के किस
स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधा हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे गुणसूत्र होता है ना, जैसे गुणसूत्र होता है मनुष्य का होता है वो होता है 46, उसको आधा में बांट दिया जाए तो वो कितना होगा, वो होगा 23, यानी कि वो 23 होता है। तो 23 होता है किसमें, क्रोमोसोम में होता है, 23 होता है क्रोमोसोम में। और वहीं पे ले लिया जाए कि ऑटोसोम में कितना होता है जी, तो ऑटोसोम में वो 22 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है किस अवस्था में, अर्धसूत्री विभाजन के, यानी कि अर्धसूत्री की अवस्था में, स्टेज पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही क्रिया दोहरा रहा है कि जो एनाफेज, यानी कि एनाफेज किसमें, एनाफेज 1 में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। एनाफेज 1 में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे आधी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किस में, यानी कि ये देखिए 46 होता है ना क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में अगर कहा जाए क्रोमोसोम में होता है 23, तो यहीं पे ये आधी होने का मतलब क्या, 23 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला है कि मेयोसिस विभाजन के फलस्वरूप, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 मिनट, मेयोसिस विभाजन के फलस्वरूप नर में शुक्राणु तथा मादा में क्या, ओव्यूम का निर्माण होता है। ठीक है, एक अंडे का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आता है कि ये किस अवस्था में, एनाफेज 1 अवस्था में ये क्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारा कि कोशिका विभाजन के सर्वप्रथम किसने देखा था, यानी कि कोशिका विभाजन को, जब कोशिका विभाजन की क्रिया हो रहा था, तो ये जो क्रिया होता है ये वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया जाता है, इसके सर्च किया जाता है, तब वो कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये काम इसके जरिए होता है। तो उसी तरह से वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया क्या कि कोशिका विभाजन जो है, वो कोशिका विभाजन सबसे पहले कोशिका विभाजन को वैज्ञानिकों ने देखा। तो कौन वैज्ञानिक था भाई, वो था कोशिका विभाजन का वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक विरचाउ है, वैज्ञानिक थे लेकिन कौन, ये है विरचाउ ने, कब पे 1855 ईस्वी में देखा था कोशिका विभाजन को, वैज्ञानिक विरचाउ ने कब, 1855 ईस्वी में देखा था। ठीक है, हमें लग रहा है कि आप सभी को ये इतना जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स पे, इस टॉपिक्स पे जितना क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी से भी इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे याद हो जाएगा ना कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने, वैज्ञानिक विरचाउ ने सन 1855 ईस्वी में देखा था। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इसमें टॉपिक्स है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में भी आ रहा है कि कोशिका विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती है। कोशिका विभाजन की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी, कोशिका विभाजन के कहा जाए तो कितने अवस्था होता है, ये होता है 3 अवस्था। ये आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 10 क्लास से ही पढ़ने को मिलता है। 10, 11, 12 आगे की तरफ आप जाइएगा, पढ़ाई कीजिएगा, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा। जैसे आप कंपटीशन में जाते हैं, मेडिकल से रिलेटेड है, कोई भी कंपटीशन है, कोई भी एग्जाम है, उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको नहीं पता होता है। चलिए देखिए 3 अवस्था कौन कौन होती है। एक अवस्था होती है असूत्री विभाजन, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि असूत्री विभाजन भी होता है। अब दूसरा पे यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे है समसूत्री विभाजन। पहला आ गया असूत्री विभाजन, दूसरा आ गया समसूत्री विभाजन। वहीं पे तीसरा को देखा जाए तो तीसरा देखिए ये है अर्धसूत्री विभाजन। तीनों यहाँ पे विभाजन हो गया ना जी। अब तीनों का हम कार्य देखेंगे। आई होप कि आप सभी को ये जो सारे टॉपिक्स है क्वेश्चन के रूप में, वो सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए अगले टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़ लिए ना कि असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री है। तो अब इसके बाद का जो टॉपिक्स है वो हमारा देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, पहला है असूत्री विभाजन जो हम अभी बताए थे। जो असूत्री विभाजन है वो होता है किसमें, ये देखिए ये अविकसित सेलों में होता है। अविकसित मतलब क्या, जो कोशिका विकसित नहीं होता है। जो कोशिका विकसित नहीं होता है उसमें क्या रहता है, उसमें प्रक्रिया किसकी होती है, इसमें होती है असूत्री, अर्ध नहीं बल्कि असूत्री विभाजन की। किसमें, जो कोशिका वृद्धि नहीं करती है, जो विकसित नहीं होती है, उसमें असूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। अगर वही दूसरा देखा जाए, दूसरा नंबर में है समसूत्री। समसूत्री था तो समसूत्री का जो विभाजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, वो होता है कायिक कोशिका में। ये होता है कायिक कोशिका में। तो कायिक कोशिका को अगर देखा जाए तो कायिक कोशिका किसमें होता है, ज्यादातर ये पौधों में देखने को, पादपों में देखने को हमको मिलता है। जो कली के रूप में विकसित होता है, जिस पौधे से पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, जड़ों के द्वारा जो कलियां विकसित होती है वो होता है कायिक, जिससे कायिक परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे चलेंगे किसमें, कायिक कोशिका। ठीक है, समसूत्री विभाजन की क्रिया किसमें होती है, कायिक कोशिका में होती है। ठीक है, नेक्स्ट में है तीसरा नंबर में है, देखिए थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड नंबर में है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को देखा जाए तो ये होती है जनन कोशिका में। जनन कोशिका, जंतु और मनुष्य। जनन कोशिका हम किसको बोलेंगे, जंतु और मनुष्य को बोलेंगे। तो ये क्रिया होता है कौन है, अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि यहाँ पे एक से दो भागे बनता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। यहाँ पे जनन यानी कि वो क्रिया होती है, जनन वो विधि होती है जिसमें जीव संलयन के दौरान अपने संतति को जन्म देता है। और जन्म क्यों देता है, क्योंकि वो अपना चाहता है कि कभी हमारा जो जातीयता धर्म है वो कभी खत्म ना हो सके, जो उसका अस्तित्व है वो मिट ना सके, इसीलिए वो क्या करता है, जन्म करता है। तो जन्म में कौन सा कोशिका जो होता है उसको सक्षम यानी कि सहायता करता है, तो वो है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे टॉपिक्स के क्वेश्चन के रूप में टॉपिक्स दिए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेज की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था लेकिन हम वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनाते हुए इसको एक टॉपिक के रूप दे दिए हैं। यहाँ पे एक टॉपिक के रूप दे दिए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेज की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ना जी, यहाँ पे आंसर के रूप में मौजूद है, वो है कौन, डाइकाइनेसिस। यहाँ पे देखिए वो मौजूद है अवस्था, वो अवस्था कौन सा है, डाइकाइनेसिस। आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आप लोगों को देने वाले हैं और आप सभी मेहनत कीजिएगा तो फल जरूर खाने को मिलेगा। परिश्रम जो करता है उसको फल जरूर मिलता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हमारा है, जो 11 ईयर में है वो भी और जो 12th ईयर में है उसको भी। ठीक है, देखिए ये 11 जो होता है बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं रेस्ट ईयर बोलते हैं, या वो बहुत सारे लापरवाहियाँ इसमें करते हैं। 11 ईयर में बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत विद्यार्थी होते हैं जो लापरवाहियाँ करते हैं, वो इस चीज़ को सीरियस माइंड से नहीं लेते हैं। 11 है ये कोई बोर्ड में नहीं आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि 11 ही हमारे जीवन का जो बाकी मकसद होता है वो पूरा करता है। 11 में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो किताबों के अध्याय होते हैं जो हमें सेकेंड ईयर यानी कि 12th में नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए जो
11 है यानी कि 11वीं की जो पढ़ाई होती है वो जड़ों को मजबूत करती है, और जो 12वीं की पढ़ाई है वो जड़ से यानी कि वो तनु के रूप में कार्य करती है। जब तक हम अपना जड़ मजबूत नहीं करेंगे तो आगे की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे। तो 11 ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है।